नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ सीखेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका कुछ न कुछ अस्तित्व होता है और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती है, जैसे परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई। और परिमेय के अंतर्गत अपन ने पढ़ी है, हमने प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, ये सब संख्याएं। तो इनके अंतर्गत कुछ प्रश्न है, उनके गुणनखंड वगैरह जो भी है। तो बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को इनके गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको जो ये संख्याएं दी हुई है, इनको इनके गुणनखंडों के रूप में लिखना है। गुणनखंड जो होते हैं वो इनके अभाज्य संख्याओं के भाग देने पर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इनसे इनको विभाजित करने पर जो जो इनके टुकड़े होंगे वह सब इनके गुणनखंड कहलाते हैं। तो जैसे हम 140 के गुणनखंड करें तो 140 में साथियों हम सबसे पहले देखें कि इसमें 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग देंगे तो जाएगा 70 बार। वापस से 2 का भाग दिया तो जाएगा 35 बार। वापस अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो अब हम देंगे संख्या 5 का। 5 का देंगे तो जाएगा 7 बार और 7 का भाग दिया तो जाएगा 1 बार। तो ये सब जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई है, ये इसके गुणनखंड है। ये साथियों सब इसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखना है कि 140 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये सब इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार आपको संख्या 7429 के भी करने हैं। तो ये हमने लिख दी संख्या 7429। अब आपको बता दूं कि ये जो है संख्या, इसमें आप देखोगे कि संख्या 2 का भाग नहीं जा रहा। उसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या है 3, इन सब अंकों का योग करने पे 3 का भी भाग नहीं जा रहा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें किसी भी संख्या का भाग ये 2, 3, 5, 7 का नहीं जा रहा। तो आप ऐसे अभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो भाग जा रहा है वो संख्या सीधी 17 का भाग जा रहा है। 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा इसमें भाग जाएगा साथियों 17 का। 17 का जब भाग दोगे आप तो इसमें जाएगा 437 बार। फिर आपने वापस 17 का जा रहा है या नहीं जा रहा वो चेक किया, तो 17 का नहीं जा रहा। अब भाग जाएगा इसमें 19 का। 19 का जब हमने इसमें भाग दिया तो गया 23 बार और वापस 23 का भाग दिया तो गया 1 बार। तो ये सब जो संख्याएं हैं ये इसकी 7429 के गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड। 17 गुणा 19 गुणा 23। तो आपको भी साथियों और जो बच गए उनके इस प्रकार गुणनखंड करते हैं, और ये जो होते हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न युग्म का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सत्यापित कीजिए। तो ये एक प्रकार से साथियों आप सूत्र मान सकते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र होता है कि जो भी संख्याएं, 2 संख्याएं दी हुई है, उनका एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप गुणा करोगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा उसके बराबर। जैसे हम यहाँ पे इसका ज्ञात करके देख सकते हैं। तो आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ भी गुणनखंड विधि के द्वारा ही हल होते हैं। तो यहाँ हमने 26 के गुणनखंड करने हैं और साइड में ही 91 के। तो पहले हम 26 के गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाएगा 13 बार और 13 का जाएगा 1 बार। तो ये हो गए 26 के गुणनखंड, 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 के गुणनखंड किए तो 91 के गुणनखंड करने पे हमें पता चला कि सबसे पहली संख्या है जो वो 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग जाता है 91 में 13 बार और फिर 13 का भाग दिया तो 1 बार। तो जो 91 है उसके गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। तो अब इसमें साथियों एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड जो है वो कौन सा दिख रहा है? 13, जो दोनों में समान हो और सबसे बड़ा गुणनखंड हो। तो एचसीएफ बराबर तो सीधा हो गया 13। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि जितने भी इसके अंदर
जो संख्याएं आई है गुणनखंड के अंदर अभाज्य संख्याएं, उन सब की हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 13 की पावर भी 1 है, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर भी 1 है। तो जो जो अंक आए हैं, जैसे 2 आया है, गुणा 13 आया है और गुणा 7 आया, तो इन सब का गुणा करने पे जो आपको संख्या मिलेगी वो इसका एचसीएफ होगा, तो एलसीएम होगा। तो इसका सबका गुणा करने पे हमें प्राप्त हुआ 182। तो ये आपके एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब हमें सत्यापित भी करना है कि ये जो दिया हुआ है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए इसमें हम रखेंगे, इसमें रखने पे हमें प्राप्त हुआ कि एलसीएम था 182 गुणा एलसीएम था 13 बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 गुणा 91। तो जब हमने इनका गुणा किया तो दोनों तरफ आपको साथियों मिलेगा 2366 और इधर भी मिलेगा 2366। तो ये दोनों तरफ बराबर आ गई, तो सत्यापित हो गया। दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो ये अपना साथियों सत्यापित हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अभी साथियों जो मैंने विधि बताई थी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की, उसी प्रकार इनका करना है। 12 का, 15 का और 21 का। 12 में 2 से विभाजित करेंगे तो 6 बार, 3 वापस से 2 का भाग देंगे तो 3 बार और 3 का भाग देंगे तो 1 बार। वैसे वैसे 3 इसमें 15 में जाएगा 3 का भाग, फिर 5 का दिया तो 1 बार। उसी तरह 21 में 3 का 7 बार और 7 का देंगे तो 1 बार। तो 12 के जो गुणनखंड है वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के जो गुणनखंड है वो हो गए 3 गुणा 5 और जो 21 के है वो हो गए 3 गुणा 7। तो इसमें आप एचसीएफ तो देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो, कौन है, 3। तो एचसीएफ तो साथियों हो गया अपना 3 और एलसीएम हो जाएगा प्रत्येक अंक की सबसे बड़ी घात वाली जो है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। तो इन सब का आपने जब आपस में गुणा किया तो आपको मिलेगा 420। ठीक है, तो ये इसका हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। इसी प्रकार आपको 17, 23 और 29 के ज्ञात करने हैं। तो यहाँ 17 का, यहाँ 23 का, यहाँ 29 का। अब आपको जो ये तीनों संख्याएं दिख रही है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें और किसी का भाग नहीं जाएगा इनके खुद के अलावा। तो 17 का भाग 1 बार, 23 का भाग 1 बार और 29 का भाग भी 1 बार। तो जो 17 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गया कौन, 17। 23 का हो गया वो हो गया सिर्फ 23 और 29 का हो गया वो हो गया सिर्फ 29। तो इन तीनों में साथियों आप 1 से इनको गुणा कर सकते हो, पीछे इनको 1 से गुणा करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया है, क्योंकि एचसीएफ के लिए जो इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इस बार कौन है, तीनों में 1। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, प्रत्येक अंक की हाईएस्ट पावर। तो प्रत्येक अंक की हो गई 17 की पावर 1 है गुणा 23 की पावर भी 1 गुणा 29 की पावर भी 1। तो इन तीनों का गुणा किया 17, 23 और 29, तो हमें मिला साथियों जो अपना उत्तर आया है वो आया है 11,339। तो ये अपना हो गया एलसीएम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दिया गया है एचसीएफ इन दो अंकों का एचसीएफ अपने को दिया गया है 9, एलसीएम ज्ञात करें। तो हमें जो सूत्र पता है इसके हल में लिखेंगे, सूत्र ज्ञात है कि जो एलसीएम गुणा एचसीएफ वह किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है साथियों। तो अब यहाँ देखिए एलसीएम अपने को ज्ञात नहीं है तो एलसीएम को पड़ा रहने दीजिए, गुणा एचसीएफ ज्ञात है कितना है 9 बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 600
57। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 को इधर भेज देंगे बराबर से, इधर ये 9 गुणा में है, वहाँ जाते ही जाएगा साथियों भाग में। तो ये इस प्रकार बन जाएगा, 9 इस पूरे के भाग में जाएगा। तो 9 का भाग हम दे देंगे इसमें, जो 9 का भाग है वो 306 में जाएगा। और काटेंगे, देखिए 9 तिया 27, पीछे बचे 3 और 9 चौक 36, 34 बार, और इन दोनों का गुणा किया तो जो हमें वो उत्तर मिला वो मिला 22,338। तो ये इसका साथियों एलसीएम हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो इसका सूत्र है एलसीएम और एचसीएफ का, उससे आप जो भी वैल्यू में से जो प्राप्त ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न है, क्या 6 की घात n के किसी प्राकृत मान पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? इसमें बोला गया है साथियों कि 6 जो संख्या है इसका n कोई भी प्राकृत मान हो सकता है, 1 2 3 4, n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो उस पे यह संख्या क्या इसको हल करने पे 0 पे समाप्त होगी? तो उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा जो भी प्रश्न आए 4 की घात n 7 की घात n किसी संख्या इस अंक पे समाप्त हो सकती है, तो उसको करना कैसे है, आपको जो अंक दिया हुआ है उसके फैक्टर करने हैं। 0 पर समाप्त होने की जो कंडीशन है वह तब होती है जब कोई भी संख्या इकाई का अंक 0 है तो उसमें 5 का भाग जरूर जाता है। तो अगर इसका 5 का भाग जाने का अर्थ है कि उसमें 5 कोई ना कोई उस संख्या का फैक्टर होगा। तो हम जब 6 के फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है कि 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। 6 की जगह हमने लिख दिया 2 गुना 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई 5 उसका फैक्टर नहीं है, तो 5 फैक्टर नहीं है तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भाग नहीं जाएगा तो आप लिख सकते हो कि संख्या 6 में इसका इसके गुणनखंड मात्र 2 एवं 3 है। अतः यह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर अंक 0 पर समाप्त होगी तो उसमें 5 का भाग जाएगा, लेकिन यहाँ 5 अपना फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में व्याख्या कीजिए जो ये संख्याएं दी हुई है, जो ये संख्याएं दे रखी है यह दोनों की दोनों बोल रहा है भाज्य संख्याएं हैं। तो पहले वाले को हल करते हैं। देखिए पहली जो संख्या अपनी दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब भाज्य संख्या होने का अभिप्राय है, भाज्य संख्या होने का अभिप्राय है कि वह संख्या जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड, ठीक है, मतलब खुद के अलावा और कोई संख्या उसका कोई गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो साथियों देख सकते हो इसमें अपना संख्या में 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो जब हमने 13 को बाहर लिया तो अंदर बच गया 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि ये 13 ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, तो दोनों की जगह एक एक आ गया। तो ये बन गया 7, 7 गुणा 11 गुणा 1 बन गया 77 प्लस 1, तो ये बन गया 13 गुणा 77 और 1 जोड़ के हो गए 78। तो साथ यहाँ देख सकते हो ये दो अंकों का एक गुणनफल बन गया 13 और 78 का गुणा। तो अगर दो संख्याओं का गुणा होगा तो ये संख्या कैसी है, भाज्य। जबकि जो पूर्ण संख्या होती है, जो अभाज्य होती है, उसके गुणनखंड नहीं होते, खुद अकेला वही संख्या गुणनखंड होती है। तो ये एक भाज्य संख्या साबित हो गई। उसी प्रकार जो अपनी दूसरा है जो दिया हुआ है 7 गुणा 6 गुणा वाला,
उसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि उसमें जो अपना है दोनों तरफ 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लिया तो अंदर जो बचा वो बचा 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन गया तो उसकी जगह 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 कॉमन चला गया तो अंदर बचा 1। तो इसकी जगह जो आएगा वो आएगा 5 तो बाहर कॉमन है, इन सब का गुणा करने पे हमें मिलेगा साथियों 1008 और प्लस पीछे 1 है, तो ये बन गया 5 गुणा 1009। तो देखिए ये भी दो अंकों के गुणनफल के रूप में हो गया, तो ये भी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कभी भी इस तरह दो अंकों के गुणनफल के रूप में नहीं होगी। अब बचा है अपना आखिरी प्रश्न, सातवां। सातवां जो प्रश्न था वह था कि एक वर्ताकार खेल मैदान में सोनिया उस खेल मैदान में एक चक्कर लगाने के, जैसे आपको ये इस प्रकार का कोई वर्ताकार खेल मैदान है, यहाँ से सोनिया पूरा एक चक्कर लगाने में अपने साथियों समय लेती है 18 मिनट, ठीक है। और उसी प्रकार जो रवि है वो इस पूरे का एक चक्कर लगाने में समय जो लेता है वो लेता है 12 मिनट। तो प्रश्न में बोला गया है कि बताइए दोनों को एक साथ दौड़ना शुरू कराने पर ये वापस यहाँ पे कब एक साथ दोनों मिलेंगे। तो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो इनमें साथियों एक साथ जब भी मिलना हो तो इसमें हमें ज्ञात करना होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी से छोटी उसका गुणज। तो इसमें 18 और 12 दोनों के गुणज ज्ञात करने हैं और जो उसका LCM होगा उतने समय में ही ये वापस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे पहले 18 के गुणनखंड करेंगे, फिर 12 के करेंगे और इस प्रकार देखिए क्या आता है। 2 का भाग देंगे 9 बार, 3 का 3 बार और 3 का 1 बार, वैसे वैसे 2 का 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार, ठीक है। हमने इसका LCM किया है। LCM करने पर तो यहाँ 18 के जो फैक्टर है वो है 2 गुणा 3 गुणा 3 और जो 12 के है वो है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो LCM बराबर होता है, मैंने आपको पहले बताया, जो भी अंक है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ देखिए 3 की घात 2 है और इसमें 2 की घात भी 2 है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, तो ये हो गया अपना 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 का मतलब 9। तो ये हो गया इसका जो LCM आया वो आया 36, मतलब 36 मिनट बाद रवि और जो अपनी सोनिया है वो वापस उसी स्थान पे मिलेंगे। अब जो आपका उत्तर है वो है अंतर 36 मिनट बाद रवि एवं सानिया वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये अपना साथियों 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 थी, प्रश्नावली 1.1। अगर आपको अच्छी लगी, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।